नमस्कार, मैं भोला यादव। आज आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री लेसन 6 तत्वों का वर्गीकरण, ये चैप्टर को आज हमें इसका ऐतिहासिक तथ्य ही आपको बताना है। देखिए, तत्वों के वर्गीकरण, जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी, यानी 10-12 की जब करीब थी, तब उन तत्वों के रूप रंग के आधार पर ही उनका नामकरण किया गया। जैसे जो पीले रंग की सोना जो है वह पीले लाल होता है, तो उसका संकेत सूर्य से रख दिया गया। चांदी सफेद होती है तो उसको चंद्रमा, ठीक ना। लोहा इस शनि नक्षत्र से, ग्रह से, इस तरह से जितने ग्रह थे, ग्रहों और उनके नामांकन उन्हीं के आधार पर, कलर के आधार पर किया गया उनका, ठीक है। लेकिन जब तत्वों की संख्या कुछ और बढ़ी, 15 से 20 हुई, तब उतने ग्रह नहीं थे, उतने आकाशीय पिंड नहीं थे कि उनके आधार पर उनका नामकरण किया जाए। तब जो है तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया गया। धातुओं को अलग और अधातुओं को अलग रखा गया, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी तत्व मिले जो धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते थे, उनको उपधातु में रखा गया। लेकिन इसकी संख्या और बढ़ी, और बढ़कर के 30 से 40 जब हुई, तो यह भी जो सिद्धांत था, यह भी गलत साबित हुआ। तो जब गलत साबित हुआ, तब वैज्ञानिकों ने अलग अलग इसके आधार पर अपना विचार रखना शुरू किए। इसमें सबसे पहले प्राउड नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि समस्त तत्वों का निर्माण हाइड्रोजन से होता है और उनका द्रव्यमान जो है हाइड्रोजन के परमाणु के गुणांक के समान होता है। यानी हाइड्रोजन परमाणु को सबसे हल्का तत्व माना गया, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, और यह हुआ कि उनका परमाणु भार जितने अदर तत्व हैं उनसे 1 से मल्टी कर देने पर उनके परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में मिलेंगे, और यह इनका विचार था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब तत्व अधिक थे तो यह भी कुछ सिद्धांत कुछ तत्वों के बाद गलत साबित हो गया। इसके बाद से अगले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेराइन का त्रिक नियम। इन्होंने यह कहा कि दो तत्वों के का परमाणु भार का औसत भार जो होता है वो बीच वाला तत्व होता है। जैसे मैं इन्होंने एग्जाम्पल दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ये Li लिथियम, Na सोडियम और ये पोटेशियम। उन्होंने कहा कि अगर हमें लिथियम पोटेशियम का अगर परमाणु भार ज्ञात हो तो हम बीच वाले तत्व का परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। इसका जानते हैं 39, ठीक है ना। तो इनका औसत भार उन्होंने क्या किया कि 7 + 39, और ये औसत भार मतलब संख्या को काउंटिंग करते हैं, 3 हो गया, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 16, 4, 3, 3 करने 3, 3 × 5 = 15.33, यानी लगभग 15, सॉरी गलत हो गया, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 दूनी के 4, 2 3 6 23, यानी इसका परमाणु भार उन्होंने औसत मान के आधार पर निकाला कि कितना होगा, 23 होगा, ठीक ना। यही डोबेराइन का नियम था कि यदि 2 परमाणुओं के परमाणु भार ज्ञात हो तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो है हम इस मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। यदि दोनों तत्वों के परमाणु भार बटा 2 करके भाग देने पर जो औसत मान आता है वही बीच वाले तत्व का मान होता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूलैंड अष्टक नियम, ठीक है। इन्होंने यह बताया कि यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखें म्यूजिक के स्वर पर, तो उनकी गुणों में एक आवर्ती फलन होता है। आवर्ती फलन का मतलब होता है पुनरावृत्ति होना, यानी वह संगीत के अक्षर पर एक क्रम से उनमें परिवर्तन
होता है, पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। उन्होंने यह बताया कि यदि तत्वों को हम संगीत के स्वर सारे गामा पधनी पर अगर हम रखें तो ये 7 तत्व के बाद 8वां जो तत्व होगा वह पुनः उसका रासायनिक और भौतिक गुण जो है पहले तत्व से जुड़ेगा। 9वां तत्व दूसरे से 10वां, इससे तीसरे 11वां 12वां, ये क्रम से क्या होंगे, अपने गुणों का पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति का अर्थ हमने बताया कि बार बार दोहराना, इसी को न्यूलैंड अष्टक नियम, यानी संगीत के स्वर पर अगर हम इन तत्वों का वर्गीकरण करें तो ये जो है अपने गुणों का बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, यानी उसी को हम आवर्तित फलन कहते हैं। इसके बाद से मेंडलीफ ने, यहीं से बच्चे हमें जानना जरूरी है केमिस्ट्री के लिए कि मेंडलीफ से ही यह पीरियोडिक टेबल का जो है मूल आधार मिला। रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ ने बताया कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणों में आवर्तित फलन होता है, अर्थात वह अपने गुणों पर रिवीजन करते हैं, दोहराते हैं, इसी को आवर्तित फलन कहते हैं। इसके बारे में अगले वीडियो में हम डालेंगे मेंडलीफ आवर्त पीरियोडिक टेबल।